नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में आज अखिलेश और राहुल की संयुक्त जनसभा हुई। इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए। दरअसल रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार कर ली और स्टेज पर चढ़ गए, जिससे मंच पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और राहुल अखिलेश को संबोधन के बिना ही वहां से बैरंग लौटना पड़ा। इस पूरे प्रकरण पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आयोजकों पर काफी नाराजगी जाहिर की है। तो प्रयागराज में अखिलेश और राहुल की ये संयुक्त जनसभा आयोजित की गई थी और जैसे ही दोनों बड़े नेता स्टेज पर पहुंचते हैं और तो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता वहां दोनों को निहारने के लिए, देखने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं, जिससे अफरा तफरी का माहौल वहां बन जाता है। और माहौल इस तरीके का कि तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि दौड़ते हुए लोग वहां नजर आ रहे हैं। और इस दौरान खबर यह है कि कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, समर्थक भी घायल हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव को भी हल्की चोटें आई हैं। तो जैसे ही ये माहौल अफरा तफरी का वहां पर पैदा हुआ, इसके बाद दोनों सीनियर लीडर्स स्टेज छोड़कर वहां से निकल गए। किसी तरीके से पुलिस प्रशासन ने वहां मोर्चा संभाला और इस पूरे हालात पर काबू करने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिलाकर यहां जो है बद इंतजामी साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से ये जनसभा में भगदड़ मची है, बवाल हुआ है। 25 मई को छठे चरण के चुनाव से पहले ये माहौल जो है प्रचार का माहौल था आज प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा सीट पर, लेकिन प्रचार में खलल डालने की कोशिश की गई इन समर्थकों के जरिए, कार्यकर्ताओं के जरिए। पवन पटेल प्रयागराज से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन पटेल, दो बड़े लीडर्स पहुंचते हैं स्टेज पर और देखिए किस तरीके का माहौल वहां पर पैदा हो जाता है कि बगैर जनसभा के दोनों लीडर्स को वहां से बैरंग लौटना पड़ता है। पवन, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार विभिन्न जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जनसभाएं कर रहे हैं और अगर आज हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आज पूरी तरीके से सियासी पारा अपने चरम पर था। एक तरफ जहां देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने को पहुंचे, हालांकि उनकी जनसभा को संबोधित करने के बाद जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा प्रयागराज के सोराव स्थित पड़िला में थी। जिस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनसभा स्थल पर पहुंचे, उस दौरान करीब लाखों की भीड़ जो समर्थकों की थी वो पहुंच गई। हालांकि इस दौरान समर्थकों ने साफ तौर पर वो तस्वीरें दिखाई जहां पर यह कहा जा सकता है कि तमाम जो अव्यवस्थाएं थी वो देखने को मिली। जिस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, समर्थकों की जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई। लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। उस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को धक्के मारे, मीडिया कर्मियों को धक्के मारे। हालांकि इस दौरान तमाम पुलिसकर्मी है वो भी घायल बताए जा रहे हैं। कई पत्रकारों को भी चोटें लगी है। पत्रकारों के कैमरा, मोबाइल जैसे विभिन्न जो जरूरी उपकरण है वो भी टूटने की खबरें सामने आई हैं। तो ऐसे में हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से आज इस जनसभा में जो समर्थक है वो बेकाबू है, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है, लोगों को धक्के मारे, पुलिसकर्मियों को धक्के मारे। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये पवन, पांचवें फेज का इलेक्शन होने को है। पवन, पांचवें फेज का इलेक्शन होने को है कल, लेकिन अभी तक हमने कभी भी ऐसा माहौल चुनावी प्रचार के दौरान देखा नहीं। लेकिन आज जब अमित शाह वहां पर थे, प्रयागराज में थे, और वहां पर जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं, साथ ही पहुंचते हैं वहां राहुल गांधी, तो आखिर ऐसा अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? कौन इस सबके पीछे की जिम्मेदारी लेगा? देखिए, ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर इतने बड़े बद इंतजामी का, इस तरीके की अव्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? अगर सपा के जो वहां पे कार्यकर्ता थे, जो वहां पे पदाधिकारी थे, अगर उनकी माने तो उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से समर्थक लगातार वहां पर बेकाबू है, ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता था कि कहीं न कहीं वहां पर अव्यवस्थाएं थी वो भारी पड़ी है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी मंच से इस चीजों की नाराजगी जताई है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव
या मतदान के बाद अखिलेश यादव यहाँ पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गंगा पार के जिला अध्यक्ष को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है, ये कयास लगाया जा रहा है कि जी। आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की अव्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन है। वहां पर पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, तमाम पत्रकारों के जरूरी उपकरण है वो भी पवन, टूटे हैं। इस निश्चित रूप से जनसभा को जी संबोधित नहीं कर पाए जब दोनों नेता, तो यहाँ इस सीट के बजाय इलाहाबाद लोकसभा सीट पर पहुंचे, वहां जनसभा को संबोधित किया है। और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फूलपुर लोकसभा सीट पर क्या उनका कार्यक्रम रीशेड्यूल किया जाएगा, क्या कोई जानकारी? नहीं, हालांकि देखिए अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जी। राहुल गांधी की अलग अलग स्थानों पर जनसभा थी, ऐसे में ये जो शेड्यूल सामने आया था, ये कहा गया था कि अमित शाह का जो जनसभा है वो मेजा क्षेत्र में होनी है, और उसके बाद राहुल गांधी तथा अखिलेश यादव सोराव में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके कुछ ही देर बाद वो प्रयागराज के करछना क्षेत्र में पहुंचेंगे। हालांकि उनकी जनसभा के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम लगा है। ऐसे में जो आज पूरे दिन भर का जो शेड्यूल था वो इस तरीके से था कि आज पूरे दिन भर गहमा गहमी का माहौल होगा। जितने भी राजनीतिक दल है या जितने भी प्रमुख नेता है आज वो प्रयागराज में रहेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से अमित शाह की जनसभा के समाप्त जी। होने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है, कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर किस तरीके से जो समर्थक है, किस तरीके से वो बेकाबू है, किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, किस तरीके से मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मियों को धक्के मारे गए हैं। निश्चित रूप से ये जनसभा कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल लेकर खड़ी हुई है। हालांकि देखिए अब इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, यकीनन पवन, किस सवाल तरीके से है आगे और का सवाल कार्यक्रम का होगा। जी जवाब मिलना भी जरूरी है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार इसके पीछे, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसके पीछे जब बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा आर्थिक खर्चा भी होता है और तमाम तरीके की योजनाएं जो हैं, व्यवस्थाएं जो हैं, वो भी यहाँ पर दुरुस्त कराई जाती हैं। लेकिन जिस तरीके की बदइंतजामी देखी गई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन साथ ही साथ पवन, हमें ये बतलाइएगा आप कि प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, तो उन दोनों सीटों पर किस तरीके का माहौल, सियासी समीकरण क्या है? जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरीके से माहौल है। अगर हम माहौल की बात करें तो प्रयागराज में 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं और पूरे प्रदेश में इलाहाबाद लोकसभा सीट का एक अलग विशेष महत्व माना जाता है। हालांकि अगर मौजूदा समय की बात करें और यहाँ के हालात की बात करें या अभी तक किस तरीके की स्थिति है उस पर अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से आने वाले 25 मई को जब मतदान होगा तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जब 4 जून को नतीजे आएंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर हम टक्कर की बात करें तो निश्चित रूप से दोनों लोकसभा में प्रत्याशी जो है वो लगातार एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। लगातार जो अन्य जी। जितने भी दल है वो जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि अगर हम फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के या इंडिया गठबंधन के या समाजवादी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। अगर हम प्रयागराज की चर्चा करें तो प्रयागराज में इस समय जो राजनीति का जो पारा है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी, उनकी हालांकि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं। पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। हालांकि अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो निश्चित रूप से उनका इस चुनाव पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम उनके ठीक विपरीत बात करें तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बनाया गया, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से प्रत्याशी को उतारा है, क्योंकि उज्जवल रमर का भी अपना एक फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट, पृष्ठभूमि है। बीएसपी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट? जी बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि इस पे अभी तक किसी तरह की चर्चा नहीं हो गई, क्योंकि जिस तरीके से जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल थे उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। हालांकि सबसे आखिरी में बसपा सुप्रीमो ने अपने दोनों प्रत्याशियों की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। कहीं ना कहीं जो एक बीएसपी का फैक्टर है या कह लीजिए कि जो एक जाति समीकरण है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर डालेगा। लेकिन अब किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा, आगामी 25 मई को किस तरीके से मतदान होगा, 4 जून को कैसे नतीजे आएंगे, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और देखने में सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। जी पवन, देखिए प्रयागराज में चूंकि अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जोगी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है और इस तरह विपक्ष इंडिया अलायंस की ओर से भी कार्यक्रम उनके भी लगे हुए हैं, प्रचार, तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि टक्कर जो है वो बराबरी की देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर हमने पहले ही बताया कि प्रयागराज में जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से चल चुका है, पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो मौजूदा समय में प्रयागराज में जो आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में तापमान आज करीब 45 डिग्री के आसपास है।
लेकिन अब जितने भी जनसभाएं, अगर उनकी तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से, चाहे अमित शाह की जनसभा की बात की जाए, चाहे अखिलेश या राहुल के जनसभा की बात की जाए, वहां पर लाखों लोगों की भीड़ थी, वो ठीक देखने है को पवन। मिली है। तो निश्चित रूप जी, से आगामी 4 जून को जो नतीजे हैं वो लोगों के लिए दिलचस्प होगा। अब ठीक किस है। तरीके से बहुत शुक्रिया नतीजे हमारे आएंगे, साथ किस जुड़ने के लिए। तरीके ये से थे हमारे प्रत्याशी। प्रयागराज संवाददाता पवन पटेल, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो भगदड़ मची है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, लापरवाही किसकी है, जिम्मेदारी तय होगी तो आखिर किस किस पर गाज गिर सकती है।